हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर। तो चलिए चलते हैं आज अपने एम लक्ष्मीकांत सर के सेशन में लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के अपने इस चैनल पे 6 संस्करण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान का निर्माण। याद रखिएगा क्या पढ़ने जा रहे हैं एक बार फिर से, संविधान का निर्माण। बहुत छोटा चैप्टर है पर यह जानना जरूरी है कि भाई हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। एक आध प्रश्न प्रीलिम्स में कभी कभार यदा कदा यहां से पूछ लेता है। स्टेट सिविल सर्विसेज में यह इंपॉर्टेंट होता, पूछता ही पूछता है। तो आइए चलते हैं एम लक्ष्मीकांत सर के अपने सेशन में। और सेशन में जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम को कंपीट करना चाहता है और कहीं न कहीं हिंदी माध्यम में एक एक होता है ना, एक विरासत का निर्माण करना चाहता। विरासत का मतलब है कि यार कोई एक दो रिजल्ट ना हो, हम लाइन लगा दें, तो आपको द हिंदू पढ़ना पड़ेगा। याद रखिएगा, द हिंदू पढ़ना पड़ेगा अगर इंग्लिश मीडियम को टक्कर देनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में यहां से पूछे जाते हैं, तो आपको प्लीज इसको फॉलो करना है। याद रखिएगा, डेली 9 बजे मैं सुबह लाइव आता हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। द हिंदू याद रखिएगा, प्लस प्लेटफॉर्म हमारा। जिस प्रकार से आप ऑफलाइन कोचिंग की संकल्पना अपने मन में रखे होते हैं या आप कहीं करते हैं, वैसे ही हमारी यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके ढेर सारे एजुकेटर्स, जैसे आपको ऑफलाइन में ढेर सारे एजुकेटर्स मिलते हैं वैसे यहां पर भी असंख्य हैं। आप एडमिशन मेरे कोर्स से ले रहे हैं, इसके लाइव से, पर आप किसी का भी कोर्स देख सकते हैं। यह इसकी आजादी, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती। याद रखिएगा, फील लाइक यू आर राइट इन द क्लासरूम। बिल्कुल क्लासरूम आपकी ऐसे चलती है। यहां पर हम लोग होते हैं यानी टीचर्स, यहां आप चैट करते हैं, ये पूरा का पूरा बोर्ड होता है जो आपको हम लोग जहां पर पढ़ाते हैं। याद रखिएगा, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है अपना। और एडमिशन लेने की एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फीस क्या है। तो फीस हमारे यहां देखिए मंथली भी है, 1 मंथ 3-6, लेकिन स्वाभाविक है कि कोई भी एजुकेटर ये नहीं कहेगा, विशेषकर मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप 1-2 महीने के लिए आए। यूपीएससी की तैयारी है 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए। नए बच्चे तो हमेशा 2 वर्ष के लिए आए। अगर आपको मेंटोर पसंद है, टीचर पसंद है, तो स्वाभाविक है। याद रखिएगा, जब आप एडमिशन प्रोसेस करेंगे तो आपसे एक रेफरल कोड मांगता है। याद रखिएगा, अनअकैडमी प्लस पर जब आप इनरोलमेंट करने के लिए हमारे ऐप को खोलेंगे तो वहां पर आपसे एक रेफरल कोड मांगेगा। बिना रेफरल कोड के फीस आपकी होगी 40,000 1 साल की, 60,000 2 साल की। रेफरल कोड यूज करते ही एसके लाइव आपको 36,000 में यानी कि इंस्टेंट 10% आपको अप्रॉक्स डिस्काउंट मिला, और यहां पर भी उतना ही परसेंट डिस्काउंट मिला, यानी 36,000 1 साल, 57,600 2 वर्ष में। एसके लाइव कोड जो भी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं वह एसके लाइव कोड ही इस्तेमाल करें, मैं पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा। और आप उसके बाद आपका एडमिशन और उसके बाद आपकी क्लासेस प्रारंभ। क्लास क्या प्रारंभ होगी वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। जो बच्चे इसके लाइव कोड इस्तेमाल करते हैं, मैं आप लोगों के लिए एक नया बैच लेकर के आ रहा हूं, ब्रांड न्यू। याद रखिएगा, ऑनलाइन में ये अपने आप में एक तरह का रेवोल्यूशनरी बैच है जिसका नाम है फाउंडेशन बैच इंटीग्रेटेड स्टडी फॉर 2021-22। याद रखिए 21, 22, 23 के लिए ये बैच है। और क्या है, 2 ईयर कोर्स है और 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें 2 साल आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, मजा आ जाएगा। याद रखिएगा, ये पूरा 2 साल का बैच होगा, आपको क्लासिकल मजा आने वाला है। याद रखिएगा, इकोनॉमिकली दिक्कत है तो आप 1 साल का भी ले सकते हैं, ठीक है, वो आप बाद में फिर बढ़ा लेंगे, कोई इश्यू नहीं। आप 21 में करना चाहते हैं, 22 में करना चाहते हैं, ये जबरदस्त रूप से आपके लिए यह बैच है जिसमें 15 ओरिएंटेशन क्लास से बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कभी कहीं नहीं होता। ओरिएंटेशन क्लास आपके दिमाग को तैयार किया जाएगा, लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल साइकोलॉजिकली। जैसे हम कभी पढ़ते नहीं है, ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो मैं आपको साइकोलॉजिकली तैयार करूंगा कि हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं। हम यूपीएससी के नेक को, उसकी गर्दन को पकड़ने जा रहे हैं कि तुम कुछ भी पूछोगे प्री मेंस इंटरव्यू,
हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, तो उससे हम सीखेंगे। याद रखिएगा, ना मैं ज्ञानी हूं, ना मैं ज्ञान सिखा सकता हूं, मैं हमेशा से अपने आप को जीरो मानता हूं और सीखने में बिलीव करता हूं। वैसे ही आपको भी याद रखिएगा, ग्राउंड जीरो पर रखते हुए सिखाने में कामयाब हो जाऊंगा, यह मुझे मेरे ऊपर विश्वास है, याद रखिएगा। तो इस बैच में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, याद रखिएगा, आप सबको आकर के जुड़ना है। और इसके अलावा जो लोग 2020 प्रीलिम्स में कठिनाई महसूस कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, थोड़ा सा अगर आप सोचते नहीं है तो आपका एक साल खराब हो जाता है। अगर आपको लगता है मन में थोड़ा सा भी प्रीलिम्स को लेकर के डाउट है, तो 31 मई 2020 के लिए प्रीलिम्स का मेरा बैच, यहां पर टॉप 50 चैप्टर्स का ये बैच है। केवल 50 चैप्टर सभी विषयों के, याद रखिएगा, पढ़ाए जाएंगे, जिसमें रिवीजन पे रिवीजन होगा। एक्यूरेसी नेगेटिव मार्किंग में जरूरी है, जिसके लिए यही रणनीति काम आनी है और कोई रणनीति काम नहीं आनी है। और इसके अलावा हिंदी साहित्य का न्यू बैच 1 फरवरी से प्रारंभ हो रहा, आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और आप देखें, आंसर राइटिंग का बैच तुरंत प्रीलिम्स के बाद प्रारंभ हो जाएगा, एथिक्स और एसे के साथ में। और किसी को भी एडमिशन लेना है, इस नंबर पर वो 9871385211 पर कांटेक्ट कर सकता है। कंटेंट के लिए सुनील अभिव्यक्ति @अनअकैडमी हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जुड़ सकता है। एम लक्ष्मीकांत 6th संस्करण यानी 6ठा संस्करण आप देख सकते हैं। और आज हम संविधान का निर्माण पढ़ने जा रहे हैं। और संविधान का निर्माण, देखिए, मैं चाहता हूं, आज से अपना टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पार्ट 1 पार्ट 2 हमने किया है। अब संविधान का निर्माण हम यहां से आज एक चरण आगे और बढ़ा रहे हैं, एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आज एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर, अब मैं एम लक्ष्मीकांत, आपका 5वां एडिशन मैंने कोर्स कंप्लीट किया और अब मैं एम लक्ष्मीकांत पढ़ाने की स्थिति में हूं। किस स्थिति में हूं? पढ़ाने, यानी वो किसी को पढ़ा सकता है। तो प्लीज आप लोगों से भी निवेदन करके कहता हूं कि आप लोग भी ऐसा पढ़िए कि आप किसी को पढ़ा सके। जो बच्चा किसी को पढ़ा देगा, याद रखिएगा, वही यूपीएससी में सफल होगा, नहीं तो बहुत बड़ी बाधा बनी रहेगी। चूंकि हम हमेशा पढ़ने वाले बनेंगे, तो हम डिसीजन मेकर कब बनेंगे? तो आइए, आप लोग पढ़ने वाला बनिए और मैं सिखाने वाला बनता हूं। यानी कि सिखाने वाले का मतलब क्या है कि मैं हमेशा से कहता हूं मैं जीरो हूं और जीरो ही रहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इससे सीखने का बड़ा मौका मिलता है और जो सीखता है वही सिखा सकता है। तो स्वाभाविक है, जैसे उस बच्चे ने कहा, याद रखिएगा, तो मैं चाहता हूं आप सब लोग उसी प्रकार से मुझे कमेंट में कहें जब आपकी तैयारी हो जाए। झूठ मूठ का नहीं, झूठ मूठ का मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, संविधान का निर्माण। आप सबको पता है कि यहां से यूपीएससी एक प्रश्न अगर आता है, यानी अगर आता है तो इसकी उपयोगिता क्या है, यानी इसकी यूटिलिटी क्या है। तो इसके एक प्रश्न यूपीएससी में पूछे तो पूछे, याद रखें, पर स्टेट सिविल सर्विसेज में तो आप ये मान के चलिएगा कि पेट है कि यहां से एक नहीं, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्वाभाविक है, यूपीएससी थोड़ा कॉन्सेप्ट पर फोकस होता है, बड़ी चीजें पूछता है। चूंकि आईएएस की जॉब भी बड़ी है, आईएएस है, तो उसी स्तर पर, यानी संसद से, मूल अधिकारों से, नीति निदेशक तत्वों से, वहां से प्रश्न रहते हैं। पर फिर भी हमारी जिम्मेवारी है कि भाई भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी थोड़ी सी जानकारी रखी जाए और उसकी थोड़ी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में प्रैक्टिस भी कर ली जाए। आइए चलते हैं। सब पहली चीज, फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट। आपको पता है हम लोग क्लास कैसे चला रहे हैं, इसके हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम यूज इन प्री एंड मेंस में आ जाते हैं। क्योंकि पढ़ा और उसको यूज किया, इसी को कहते हैं सिखाना। पढ़ा और यूज किया, इसी को कहते हैं सीखना। तो सीखना आपका काम है, सिखाना हमारा काम है। ना हम ज्ञानी ना आप ज्ञानी, दोनों लोग 0-0 और मार देते हैं 100। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं। संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार, देखिए पहला शब्द बेटा जब भी आए, मैं आज से एक नया शब्द दे रहा हूं, प्रश्न संकट। यानी जहां भी मैं प्रश्न संकट शब्द लिखूं, समझ जाना वो प्रश्न कभी भी होगा तो पूछा जाएगा। तो पहली बार, जहां मेरे प्यारे बच्चों पहला शब्द आ जाए, समझ लेना यूपीएससी पूछ लेता है। एम.एन. रॉय ने रखा था, आप लोगों को इनके बारे में पता होगा, साम्यवादी नेता रहे हैं ये।
ठीक है, तो सबसे पहले एमएन रॉय ने रखा है, और ये पॉइंट याद रखिएगा चूंकि पहली बार है ये। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यानी किसी संगठन ने पहली बार, फिर बेटा प्रश्न संकट मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, प्रश्न संकट, पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक, देख लीजिएगा ये, आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। तो अब यह भी क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब आधिकारिक रूप से अथोराइज्ड होकर के संविधान सभा के गठन की मांग की? तो 1935, याद रखिएगा। तो ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है, जरूरी नहीं यहां पूछे, वह ऐसे भी पूछ सकता है पॉलिटी की बजाय हिस्ट्री में भी कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, और पहला लिख दे गया अधिवेशन में यह हुआ, कानपुर अधिवेशन में यह हुआ, और फिर उसके बाद समझ रहे हैं, इसको उठा करके वहां लगा दिया महत्वपूर्ण तिथियां, जैसे 1922, 1925, 1931, 1935 क्या क्या घटित हुआ, कौन सुमेलित है कौन सुमेलित नहीं है, तो कहीं भी पूछ सकता है। दोनों घटनाएं एक नंबर है, जी हां एक नंबर है, पूछी जा सकती हैं। अब आइए देखें, प्रैक्टिस कर लेते हैं। भारत में संविधान सभा की मांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में एमएन राय द्वारा की गई। दूसरा, कांग्रेस द्वारा 1935 में पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई। अब आंसर चलिए बता दीजिए, आप सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है। अब आप अपनी टेस्ट सीरीज आज से बनाना शुरू कर दीजिए, अपनी टेस्ट सीरीज। मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देना चाहता हूं, याद रखिएगा कि आपका पढ़ा हुआ यानी 40%, जैसे आउट ऑफ 100, जैसे अगर मैं यहां पे ऐसे बना दूं कि आउट ऑफ 100% यानी 100% में इस एग्जाम में 40% पढ़ना है, याद रखिएगा। 60% आपको यूज करना है, यानी जैसे प्रीलिम्स है तो आपको टेस्ट देना है, टेस्ट देना है, याद रखिएगा। लेकिन मेरे यहां कॉन्सेप्ट उल्टा है, 60% टेस्ट बनाना है, और बनाने के बाद जब टेस्ट बनाना सीख लेंगे तब देना है। जरा सोचिएगा क्यों तब देना है, क्योंकि आप ही के जैसा कोई स्टूडेंट है ना, आखिर विभिन्न कोचिंग संस्थाओं में टेस्ट सीरीज कौन बनाता? आपके जैसा ही कोई स्टूडेंट। तो क्या आप वो स्टूडेंट नहीं बन सकते? तो मैं जब सिखा रहा हूं, सारी प्रैक्टिस दे रहा हूं, तो मेरा बच्चा क्या करेगा? 40% पढ़ेगा, 60% टेस्ट सीरीज बनाएगा, और जब पारंगत हो जाएगा तो फिर क्या करेगा? याद रखिएगा, जब पारंगत होगा तो फिर विभिन्न कोचिंग संस्थानों के टेस्ट सीरीज मंगा करके उनको सॉल्व करेगा और कहेगा ओ ये वाला अच्छा नहीं है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी, हमारा वाला ये अच्छा है, या हमारे में ये कमी है। समझ रहे? तब आप सीख पाओगे। ज्ञान नहीं चाहिए, सीखना है। यही इस एग्जाम की जड़ है। जो समझा वो पास है, जो नहीं समझा वो 100% पढ़े। कहां गया भैया? वो 40% के बजाय 100% पढ़े, हमें क्या जाता है। लेकिन सत्य है, हमने बता दिया। आप इसको अगर धारण करेंगे तो मजा आ जाएगा। तो टेस्ट सीरीज में मैंने दोनों आंसर सही किए हैं। याद रखिएगा, आपको क्या करना है, इसमें गलत कर देना। 1934 के बजाय 38 कर दो, 35 की बजाय 25 कर दो। ऐसा करके आप 3 क्वेश्चन यहां से बना सकते हो। यानी एक दूसरे को गलत करोगे तो पहला हो जाएगा, याद रखिएगा। दूसरे को गलत करोगे तो पहला, पहले को गलत करोगे तो दूसरा, दोनों को गलत करोगे तो तीसरा वाला, और चौथा तो उत्तर सही है ही है। तो आप टेस्ट सीरीज प्रॉमिस टाइप करो, मैं देखता हूं कमेंट सबके, याद रखिएगा। क्लियर है? अब आगे आते हैं, अगली चीज क्या है। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की। क्या घोषणा की 1929 में? स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा। 1929 नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, याद रखिएगा। यानी भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के समक्ष समय समय पर संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई। इस मांग के पीछे क्या निहितार्थ थे? प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने पहले बताया था ना, अभी तक के सारे लेक्चर में मैं क्या कहता आया हूं कि पहले ही यूपीएससी के बड़े क्वेश्चन में जाने की बजाय, यूपीएससी के बड़े क्वेश्चन में फिर रिपीट करना जाने की बजाय, क्यों ना हम छोटे छोटे बूंद पहले तैयार कर लें,
उसके बाद हम एक साथ समुद्र में गोता लगा देंगे। यहां क्या है, बच्चा पहले यूपीएससी का प्रश्न उठाता है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता, समझ में आता नहीं, नर्वस हो जाता है। बिहारी भाषा में कहते हैं नर्व भसिया जाता है। तो याद रखिएगा, नर्वस नहीं होना, नर्व भसियाना नहीं है। याद रखिएगा क्या करना है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के समक्ष समय समय पर संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई है। इस मांग के पीछे क्या निहितार्थ थे? तो भैया क्या निहितार्थ थे? निहितार्थ का मतलब होता है बेटा इसके अंतर्गत क्या भाव था, क्या अर्थ था, क्या मीनिंग थी। तो क्या मीनिंग थी आप विचार करिए कि भाई अब हमें मुक्त करो, आजाद करो, औपनिवेशिक शासन से मुक्त करो, आप हमारा देश छोड़ करके जाओ, हम अपना शासन चलाने में सक्षम हैं, समर्थ हैं, क्योंकि आपके रहने से हमारे राष्ट्र की सक्षमता, हमारे राष्ट्र का सशक्तिकरण हो नहीं सकता। आपने भारत का सब धन चूस लिया है। याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पंक्ति है, एक उनका नाटक है, बहुत बड़े साहित्यकार, बच्चों जानना चाहिए उनके बारे में। आप सबको भले आप हिंदी साहित्य नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत के जैसे नव जागरण अपने यहां हुआ ना, इतिहास में हुआ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? उसमें राजा राम मोहन राय को पढ़ते हैं, मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, इवनिंग स्टार कहा जाता है, भारत में नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है कि नहीं? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, एक पूरी चैन है, गिनते जाइए आप, केशव चंद्र सेन, पूरी एक चैन है। वैसे ही साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र नवजागरण के पितामह हैं, अग्रदूत है। याद रखिएगा। तो ब्रिटिश शासन पर उन्होंने लिखा, वही इस प्रश्न का उत्तर। सोचो मैं साहित्य के प्रश्न की पंक्ति को आपके इस प्रश्न में पूरा का पूरा फिट करने जा रहा हूं, और अगर समझ में आए तो आप सोचिएगा इंटरलिंकिंग क्या करना होता है और इंटरलिंकिंग कैसे। साहित्य यहां लेके आ रहा हूं, जरा ध्यान करिए क्या लिखा हुआ है। भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के समक्ष समय समय पर संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई। भारतीयों ने कहा भैया अब हमारी संविधान सभा दो, हमारी सरकार दो। इस मांग के पीछे क्या निहितार्थ था? यही था कि हम स्वयं अपना संविधान बनाना चाहते हैं, अपना शासन चलाना चाहते हैं। आपके तरीके से हिंदुस्तान का शासन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वही इसका निहितार्थ है। एक पंक्ति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं अपने प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा में, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पय धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ख्वारी मतलब बेटा कष्टकारी, कष्टकारी। अंग्रेज राज, अंग्रेजी राज, सुख साज यानी सुख है, सज्जा, ये सब दिखाई पड़ता है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, सुख है, चमक दमक भी है, पय धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, पर धन यहां का विदेश चला जा रहा है। ये साहित्य में भारत दुर्दशा नाटक में इतिहास के दादा भाई नौरोजी के ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रकट कर रहे थे। समझ गए बच्चों? पय धन विदेश चली जाते, यानी धन का निर्गमन जो तुम कर रहे हो, जो दादा भाई नौरोजी वहां कहते हैं, किस लेख में? अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसका पार्ट छोटा सा एक लेख, इंडिया डेप्ट टू इंडिया, और उसी लेख में उन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। और वैसे ही भारत दुर्दशा नाटक में उन्होंने क्या किया है? पय धन विदेश चली जात, तो उन्होंने भी ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। यही मांग थी कि आप लोग भैया छोड़ दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं, यूपीएससी का आप लोगों ने अगर एनालिसिस, जो देखो गंभीर, मेरे सारे बच्चे मुझे लगता है गंभीर हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा एग्जाम में रहते हैं, एग्जाम के मोड में रहते हैं। कभी हमारा मोड वो वाला नहीं होता, वन लाइनर पढ़े जा रहे हैं, वो भैया नहीं है ना। मुझे भीड़ चाहिए, मुझे चाहिए पागल बच्चे। पागल मतलब हिंदी मीडियम को बदलने का मादा वो अपने अंदर धारण कर चुके, चेंज कर देंगे हम सब, ऐसे भाव वाले बच्चे। तो समझ गए बच्चों इंटरलिंकिंग की क्वालिटी कैसे डेवलप करनी। हम भी जीरो, आप भी जीरो, मिल करके बन जाते हैं हीरो। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया, आपको छोटी छोटी चीजों से अपना आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी, डायरेक्ट यूपीएससी के क्वेश्चन में नहीं घुसना है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, डर जाते हैं, अरे यार आंसर राइटिंग कैसे होगी, फिर हम डर गए तो काम ही नहीं करते।
डरने से पहले डर को दूर भगाना, छोटी छोटी चीजें करनी। मानते हैं? ठीक है। अगला, इसे सन 1940 के किसको याद रखिएगा, यानी कि ये जो नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के रूप में प्रारूप प्रस्ताव, यानी कि प्रारूप प्रस्ताव के साथ कौन आया, याद रखिएगा, स्टेफर्ड क्रिप्स, यानी क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था वो क्या था, संविधान का एक प्रारूप लेकर के आया था। ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में रख लेना। देखो हम बेटे संविधान का प्रारूप वगैरह पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हमें इसमें अब इतिहास वाला ये नहीं पढ़ेंगे कि क्या क्या इस मिशन के अंतर्गत था। सिंपल सा था कि सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की बात को सैद्धांतिक रूप से अंग्रेजों ने स्वीकार किया। बाद में ये प्रारूप के प्रस्ताव को लेकर के क्रिप्स मिशन भारत आया। दोनों पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, अगस्त में क्या हुआ और प्रारूप यानी किसमें, क्रिप्स मिशन में क्या हुआ। तो अगस्त प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं, 2-4 पंक्ति की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप कर ही लेंगे, बताने की जरूरत नहीं है। अंततः भारत में एक कैबिनेट मिशन 1946 को भेजा गया। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। अब देखिए आ गया, किसने स्वीकार किया, तो उसमें दे देगा क्रिप्स मिशन ने, शिमला प्लान ने, पता नहीं क्या क्या, तो कोई आपको सब बेकार, इसीलिए मैंने उन सबको यहां कंटेंट लगाया भी नहीं, कोई जरूरत नहीं कंफ्यूज होने की कि ये पढ़ ले वो पढ़ ले, बेवेल योजना कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट चूंकि हम संविधान पढ़ रहे हैं बच्चों, हम एम लक्ष्मीकांत संविधान, तो स्वाभाविक है हमें उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो संविधान सभा स्वीकार। अब ये बेटा प्रश्न संकट हो गया, क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न संकट हो गया, याद रखिएगा ये हो गया। ठीक है, अब देखिए आधिकारिक रूप से भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया गया। आधिकारिक शब्द पकड़िएगा बच्चों, आधिकारिक रूप से। आपके सामने आंसर है, आप आंसर मार सकते हैं। ठीक है, तो यह है प्रैक्टिस करने का तरीका। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई, देखिएगा आंशिक रूप से, और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी, याद रखिएगा। सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, ये सब याद करिएगा। प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के, ये सब पीटी का, ये सब प्रश्न संकट है, याद रखिएगा। प्रश्न संकट यहां पे आप लिख लीजिएगा, ये प्रश्न संकट है, यह चीज आपको ध्यान में रखना है। यानी सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। ठीक है, अब आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। संविधान सभा से आप क्या समझते हैं और संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए उसके बारे में, कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है, याद रखिएगा। संविधान सभा, ठीक है ना, तो संविधान सभा में, ठीक है ना, संविधान सभा से आप क्या समझते हैं, ये दो विकल्प प्रीलिम्स के भी हो गए, और अगर हम संक्षिप्त टिप्पणी कर दें तो ये मेंस का भी होगा। तो आप देख सकते हैं कैसे एक ही प्रश्न में मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों को डाल दिया है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, मुझे प्रैक्टिस करानी है। तो याद रखिएगा, यानी संविधान सभा से आप क्या समझते हैं, तो क्या हो गया, संविधान सभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, इनडायरेक्ट, याद रखिएगा। किसने किया था, प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा, जनता द्वारा डायरेक्ट इनका मतदान नहीं, मतलब इनका चयन नहीं किया गया था। और स्वाभाविक भी था, उस समय कहां पर जनता इतनी जागरूक, इतनी व्यवस्था और औपनिवेशिक शासन तो संभव नहीं था। तो अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब यानी सबसे बेस्ट व्यवस्था थी कि प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा चुना गया था, ये याद रखिएगा। क्लियर है, तो यानी अब आप देखो पीटी का क्वेश्चन हो गया, दोनों सही हैं। अब 3 विकल्प आप और बना लीजिए। अब आइए इसी को मुख्य परीक्षा में पकड़ लेते हैं। मुख्य परीक्षा देखिए, प्री का भी क्वेश्चन, मुख्य परीक्षा का भी क्वेश्चन। संविधान सभा से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो भैया यही समझते हैं, 2 पॉइंट बात खत्म हो गया। क्लियर है, प्रैक्टिस करिए भाई, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, अब आइए
संविधान सभा की पहली, मेरे प्यारे बच्चों मैंने पहले का पहली, फिर प्रश्न संकट। आज से ये नया शब्द याद रखिएगा, प्रश्न संकट भैया। चूंकि हम प्रश्न संकट का मतलब क्या होता है कि अंततः भैया हमारा मुकाबला इन्हीं प्रश्नों से होने वाला है, इसीलिए प्रश्न संकट अगर पहले पढ़े रहेंगे तो यूपीएससी हमारे लिए कोई संकट खड़ा नहीं कर पाएगा। तो संविधान सभा की, ठीक कर लीजिएगा, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। याद रखिएगा, सिंपल सी बात है। संविधान तो ये बेटा पहला, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अस्थायी, अब यूपीएससी जब प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछेगा इंटरचेंज कर देगा, लिख देगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, और फिर लिख देगा अस्थायी जो है अस्थायी अध्यक्ष, सॉरी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं चीजें आप देख सकते हैं आपको किस प्रकार से पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, यह भी इंपॉर्टेंट, यह भी इंपॉर्टेंट, यह भी इंपॉर्टेंट। अब यही तीनों चीजें, अब देखिए ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्या प्रैक्टिस के लिए है कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, यह सिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान से सीखना सब लोग। अब हम पहला विकल्प क्या बनाए, आप तो कहेंगे कि सर आपने ब्लैंक स्लाइड छोड़ दी। जी हां मैंने छोड़ दी। क्यों छोड़ दी है? आपको सिखाने के लिए कि टेस्ट सीरीज कैसे करनी है। अब देखिए जरा, आइए सिखाते हैं। तो क्या करना है, बहुत से बच्चे तो अनुमान लगा लिए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूं। पहला विकल्प ये हो गया, आया कि नहीं आया? पहला विकल्प क्या हो गया, यानी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है बच्चों, पढ़ना है, क्वेश्चन तुरंत वहीं बना लेना है कि हमको टेस्ट सीरीज की जरूरत ना पड़े। ये मैं बार बार टेस्ट सीरीज की जरूरत ना पड़े क्यों कहता हूं, याद रखिएगा, गांव वाला जो मेरा है ना जिगरी, वो शहर नहीं आ सकता, बहुत से रीजंस है उसमें। इकोनॉमिक कंडीशन भी एक बड़ा रीजन है। दिल्ली वगैरह में कोचिंग की फीस कम, रहने का खर्चा ज्यादा है। तो अगर वैसी स्थिति नहीं है तो आप तो समझ रहे हैं ना, ईश्वर ने ये वाला जो ऊपरी माला होता है ना, सबको इक्वल दिया है। जो यूज करता है वो चैंपियन हो जाता है, जो यूज नहीं करता वो नहीं होता। तो बस यूज करना है उन बच्चों को, याद रखिएगा। क्योंकि यहां उद्देश्य यूट्यूब का यही है कि उन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, गांव गांव तक पहुंचे। और जब मैं गांव तक कहूं तो मुझे गांव तक लेके चलो। मैं कभी नहीं कहता हूं लाइक करो शेयर करो। अब आपको नैतिक रूप से यह समझना है कि गांव तक ले चलना है कि नहीं लेके चलना है। याद रखिएगा, आपको पसंद है तो मुझे गांव तक लेके चलिए, घर घर तक लेके चलिए। और यही सिखाएंगे, यही सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? और टेस्ट सीरीज बना लेंगे। आप खुद कोचिंग पढ़ा सकते हैं, आप खुद अच्छे एजुकेटर बन सकते हैं, आप अपनी टेस्ट सीरीज बना के पैसा कमा सकते हैं, आप किताब लिख सकते हैं। आपके अंदर असीम शक्ति है, बस उसे जागृत कर लीजिए। याद रखिएगा। तो अब उसी प्रक्रिया में आज की पहली प्रैक्टिस, तो ये हो गया प्रश्न। अब भैया हम विकल्प कहां से लाएं? तो पहला तो हमने यहां से ट्रांसफर कर लिया। अब दूसरा क्या करेंगे? फिर ट्रांसफर कर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तीसरा विकल्प हम क्या कर लेंगे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। विकल्प बना देंगे ए 1 2, बी 2 3, सी 1 3 और डी उपयुक्त सभी। क्लियर है? आप देख सकती है। तो आपको ऐसी सारी किताब पढ़नी है, एम लक्ष्मीकांत का मास्टर बनना, आपसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता, ये मान के क्लास करनी है। याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव इंपॉर्टेंट चूंकि प्रस्तावना का आधार है। ये संविधान की प्रस्तावना का क्या है? ये बेस है, ये आधार है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट। 13 दिसंबर 1946 को, डेट याद रखिएगा, चेंज कर देगा। प्रश्न संकट मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संकट, क्वेश्चन 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। क्या थी भैया? यानी कि संविधान हमारा कैसा होगा, उसके पीछे अंतर्निहित उद्देश्य क्या है, उसकी एक झलक थी। याद रखिएगा। तो सिंपल सी बात है, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। डेट याद रखिएगा। फिर प्रश्न संकट हो गया।
याद रखिएगा ये भी प्रश्न संकट और ये भी प्रश्न संकट। संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक, ये भी क्यों? क्योंकि पूछ लेगा ना उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में कौन सा ऑब्लिक से सही है, तो भैया इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। आइए क्वेश्चन के माध्यम से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? याद रखिएगा कौन सा कथन सत्य है। पहला, उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अब विकल्प आपके सामने, आप प्रैक्टिस करो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे करना है समझ रहे ना? एम लक्ष्मीकांत। फिर ऐसे ही एक एक चीज हम ऐसे पढ़ेंगे, यानी यूट्यूब के कल्चर को, अनअकैडमी के इस चैनल को घर घर तक, याद रखिएगा गांव गांव तक लेके चलना है, अच्छा एजुकेशन दिलाना है। उद्देश्य प्रस्ताव याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। संविधान सभा की समितियां, तो बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। बड़ी समितियां कौन कौन सी, यानी जो बिग समिति थी जहां से क्वेश्चन आएगा, संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष इसके जवाहरलाल नेहरू जी, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू जी, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अब देखिए इसको याद करना हो भैया, ट्रिक क्या हो, जहां जहां संघ है वो है नेहरू जी, तो आप इसको एक फार्मूला बना लीजिए। संघ संघ है तो आप एक फार्मूला बनाइए, नेहरू के संघ। क्या है? नेहरू के संघ। संघ तो आप घा कर दीजिए, नेहरू के संघ, तो यानी संघ की जो भी समिति होंगी पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू के संघ। याद रखिएगा। प्रांतीय, तो प्रांत को तो आपको पता है कि सरदार पटेल इसके सर्वा प्रांतीय, और प्रारूप तो बाबा साहब, तो बताने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित, ये देखो नहीं है, ये बेटा बड़ा बारीक है, ये जो नहीं है ना लिखता है ना, ये समझ में नहीं आता क्या करें इसका। नहीं, असत्य है, तो हमारी तो है सुनने की आदत है, सत्य सत्य सुनने की आदत है, तो नहीं और असत्य हमारे कानों में, आंखों के सामने देखने के बाद भी हम नहीं देख पाते हैं, तो अभी से अलर्ट रहिएगा। इसलिए एक प्रश्न ऐसा बना दिया गया है। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान एच.पी. मुखर्जी, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अब बताइए कौन सत्य नहीं है? नेहरू के संघ एक हो गया, 3 हो गया, नेहरू के संघ, बेटा आइडिया लगाओ, ये कौन है, ये कहां से आ गए? प्रांतीय संविधान। तो प्रैक्टिस करिए, याद रखिएगा, प्रैक्टिस करिए बच्चों, जबरदस्त रूप से प्रैक्टिस करिए। अगला, मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति या परामर्शदाता समिति सरदार पटेल। यानी कि आप देख लीजिएगा, जो बीकर सेक्शन आ जाए, लोगों के अधिकारों की बात आ जाए, सरदार पटेल जिंदाबाद करके याद कर लीजिए इसको। क्लियर है? सरदार पटेल। इसके अंतर्गत देखिएगा, ये एक बड़ी समिति थी 5वीं, और इसके अंतर्गत 5 छोटी यानी उप समितियां थी। मौलिक अधिकार उप समिति, यानी ये तो हो गई बच्चों समिति जिसके सरदार पटेल जी थे। इनकी 5 उप समितियां, यानी छोटी छोटी समितियां थी। उसमें मौलिक अधिकार उप समिति के थे जेपी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति थी, इसके थे एच.पी. मुखर्जी। और फिर इसके बाद क्या है, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समितियां गोपीनाथ बरदोई। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों, इसे असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति ए.बी. ठक्कर। और फिर उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय उप क्षेत्र, याद रखिएगा। तो ये 5वां आपके सामने है, ठीक है ना? तो आप ये देख लीजिएगा, ये थोड़ा मिसिंग है, नाम मैं भी इनका मिस कर रहा हूं, ठीक है ना? तो आपको ये कराऊंगा, ठीक है? चलिए, तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति, याद रखिएगा। तो कौन थे ये? गोपीनाथ बरदोई जी, याद रखिएगा। इसके बरदोई जी ही थे, मैं, ठीक है ना?
ठीक है ना। तो ये आप ध्यान करिएगा, ये पांचवा वाला क्लियर है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, तो इसको कोई बात नहीं, इसको आप छोड़िएगा, मैं कल क्लियर कर लूंगा, ठीक है। इसको आप यहां पे अभी छोड़ दीजिएगा, क्लियर है। यानी 5 थी मेरे प्यारे बच्चों, तो उनकी 5वीं की कौन थी हम लोग कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद प्रक्रिया नियम समिति थी एक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि प्रक्रिया जो प्रोसेसिंग वाले थे राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति यानी राज्यों से समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू। और फिर संचालन समिति थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जरा सतर्क रहिएगा, ये राज्यों के लिए समिति और प्रांतीय समिति में कंफ्यूजन मत होइएगा। राज्यों के लिए कौन हो गया, तो राज्यों के लिए आपके हो गए कौन से, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांत के लिए कौन हो गए, तो आपके सामने आप ध्यान करेगा। अब इसके बाद कई छोटी समितियां थी, याद रखिएगा। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, फिर भी प्रत्यायक क्रेडेंशियल समिति अलादि कृष्ण स्वामी। सदन समिति बी पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी। फिर इसके बाद है राष्ट्र ध्वज, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति एडहॉक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी जो राष्ट्र ध्वज पर कार्य कर रही थी। संविधान सभा के कार्यों के लिए कौन सी समिति थी, जीबी मावलंकर। कंफ्यूज मत होइएगा, संविधान सभा के कार्यों के लिए पता चले आप बाबा साहब अंबेडकर मार दें, जीबी मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस बरदाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, याद रखिएगा संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय के लिए एडहॉक कमेटी के ये मेंबर थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति बी पट्टाभी सीता रमैया, तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, उसमें जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन। नागरिकता पर तदर्थ समिति एस बरदाचारी, तो आप इन सबको याद करिएगा, क्लियर है। फिर इसके बाद अगला आते हैं प्रारूप समिति है, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, इसमें 7 सदस्य थे। इसका गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन, प्रैक्टिस आप करिए, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। फिर इसके बाद अगला क्या, संविधान का प्रभाव में आना, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। यह नाम जरूर याद करिएगा, किस नाम से यह जो है संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, यह प्रस्ताव पेश किया, याद रखिएगा। और 26 नवंबर 1949 को उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया, वह स्वयं को संविधान को सौंप दिया। यानी अब हमारा कर्ता धर्ता कौन हो गया, भारत का संविधान। याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 की ये डेट याद रखिए, यह याद रखिए। फिर इसके बाद एक प्रश्न की प्रैक्टिस करिए, भारतीय इतिहास में 26 नवंबर का क्या महत्व है, टिप्पणी कीजिए। तो 26 नवंबर का महत्व क्या है कि इस दिन भारत के लोगों ने ना संविधान को अपनाया और अपने आप को संविधान के प्रति समर्पित कर दिया। यानी भारत एक गणतंत्र के रूप में सामने आया, औपनिवेशिक शासन से, महारानी के आधिपत्य से उसको मुक्ति मिली। याद रखिएगा एक नए भारत का जन्म हुआ। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। यह भी याद रखिएगा प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया है, यह भी ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। फैक्ट है, फिर भी मैंने कोशिश करी है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको बेहतर ढंग से कराया जाए। फैक्ट में मैं मानता हूं हर इंसान की एक सीमा होती है, मेरी भी है, आपकी भी है, सबकी है, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मेहनत करिए और ये क्लास लगातार होगी बच्चों, ये नहीं सोचना है कल आप लोग तो कुछ भी सोच सकते हैं कि क्लास होगी नहीं, टेंशन संदेह होना भी स्वाभाविक है, चूंकि आप अपने फ्यूचर के प्रति आश्वस्त हैं। पर हम लोग भी इंसान हैं, स्वास्थ्य कभी खराब हो सकता है, कभी शेयर नहीं किया जाता। स्वास्थ्य खराब था, आज दिखाया गया, आराम है हॉस्पिटल से, तो आज इसीलिए थोड़ा देखो आवाज भी अलग प्रकार से आ रही। कभी किसी बच्चे ने कमेंट कर दिया था, मैं कमेंट देखता रहता हूं, क्या
कि मतलब 2 बजे वाला लेक्चर आराम से लेता हूं। बेटा स्वास्थ्य जब सही नहीं रहता है तो स्वाभाविक है कभी कभार दिक्कत आ जाती है। एनर्जी हमेशा मेंटेन रहती है। आप सोचिए तकलीफ में था और कितने रोज से था, कभी आप पकड़ पाए? तो इसलिए अपनी एनर्जी को ऑलवेज पॉजिटिव और एम लक्ष्मीकांत सर की बुक डाउट कुछ भी नहीं रखना अपने मन में, क्लीन होकर के आप पढ़ाई करिए, लगातार चलती रहेगी। कभी कभार यदा कदा स्वाभाविक है क्लासेस अगर बीच में नहीं हो रही है एक आध दिन, तो इसका यह मतलब थोड़ा कि क्लास आगे नहीं होगी। लेट्स क्रैक इट, यानी मोटो बनाइए यार अपना, पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। याद रखिए, अब ये मत कहना कि आपका ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना। बी पॉजिटिव। द हिंदू, हिंदी मीडियम से अगर यूपीएससी करना है तो द हिंदू पढ़ना है, नारा है, याद रखिएगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। 800 सीट है, 800 सीट को कंपीट करना है तो एक ऐसा मेंटोर चाहिए जो कंटेंट को आपके दिमाग में डाल सके। द हिंदू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बिकॉज मुख्य परीक्षा इट्स ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। तो आप लोग द हिंदू, मैं डेली सुबह 9 बजे लाइव आता हूं और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।